न्यूमेरिकल करना आना चाहिए। तो मेरा एक मानना है, देखिए बेटा, आज जो हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम लोग क्वेश्चन भी करें, न्यूमेरिकल तक भी पहुंच जाए। तो मेरा एक मानना है कि मैंने कल भी बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स का ये पोर्शन जो है, जिसे आप थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हो, इससे आपको क्वेश्चन हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। जहां कहीं पर भी आप एग्जाम देने जाएंगे, अपने स्कूल में भी एग्जाम दे रहे होंगे, तब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप एमसीक्यू की बात करें, वहां पर भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगर सब्जेक्टिव में पेपर की बात करें तो वहां पर भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो ऐसे टॉपिक को छोड़ा ही क्यों जाए, ऐसे टॉपिक को करा जाए ना जो आप लोगों को दिक्कत करे बाद में, तो उस चीज को करके चलेंगे। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कल हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज हम लोग सेकेंड टाइप की एंथैल्पी पढ़ रहे हैं, that is enthalpy of combustion। देखिए, सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूं कि कहीं क्वेश्चन में बोले कंबशन, तो बस हम लोगों को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग ये डेफिनेशन कि वहां पर उसका मतलब पता हो कि उस चीज का मतलब क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, देखिए, कंबशन जहां कहीं पर भी बोलेगा, कंबशन का मतलब होगा कि आपको उस चीज को जलाना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कि अगर हम लोग किसी चीज को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जला रहे होंगे, तो वहां पर कितना एंथैल्पी में चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, इसको हम लोग डेल्टा एच सी से दिखाते हैं। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो डेल्टा एच नोट सी हो जाएगा, उसकी भी हम लोग लिखेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, इसमें क्या किया जाता है, एक मोल किसी कंपाउंड का, 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज, कंपाउंड ले लें या कोई फ्यूल ले लें, इज completely burned in oxygen। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग इसको जलाते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दैट इज क्या, C2H6, दैट इज एक हाइड्रोकार्बन है, और एक हाइड्रोकार्बन को जब भी आप लोग जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो आप लोगों को हमेशा क्या देता है, मैंने कल भी बताया था, क्या देता है, CO2, और क्या देता है भैया, H2, 2 + H2O। ठीक है, H2O इक्वेशन बैलेंस करनी आनी चाहिए। यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 CO2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है तो 3 H2। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने में कई लोगों को दिक्कत आती है। देखिए, 2 और 2, 2 दूनी कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन ये और 3 ये, तो 7 ऑक्सीजन हो गए। तो कितना हो जाएगा, 7/2 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन भी आपकी गैस, CO2 भी आपकी गैस, और 3H2O कैसा, लिक्विड। ठीक है, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ, इसे हम लोग एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते हैं, इसमें जो चेंज हो रहा होगा। एक चीज यहाँ पर याद रखें कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो होगी वो हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कंबशन इज ऑलवेज कैसा, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक मिलेगा, एक्सोथर्मिक होगा तो इसका मतलब उसका डेल्टा एच जो है वो हमेशा कैसा होगा, दैट इज इसका डेल्टा एच हमेशा कैसा होगा भैया, नेगेटिव। ठीक है, अगर इस रिएक्शन को आप स्टैंडर्ड स्टेट पे ले रहे हो, इफ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट स्टैंडर्ड स्टेट, अगर इस रिएक्शन को हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट पर ले रहे हैं, स्टैंडर्ड स्टेट मैंने बताई थी, स्टैंडर्ड स्टेट क्या, 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर। अगर 298 केल्विन पर और 1 बार प्रेशर पर हम लोग ले रहे हैं, तब इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सिर्फ इसके लिए बताऊंगा, बाकी सब के लिए फिर मैं स्टैंडर्ड का जिक्र नहीं करूंगा। कि जहां कहीं पर भी किसी के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी लिखेंगे तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन।
ठीक है, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डेल्टा एच सी, तो लिखते ही थे, सिर्फ स्टैंडर्ड के लिए क्या लग जाएगा यहाँ पर ऊपर नोट लग जाएगा, डेल्टा एच नॉट सी। ये सेकेंड टाइप की एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, अब थर्ड टाइप की एंथैल्पी पर आता हूं। थर्ड टाइप की एंथैल्पी क्या है? थर्ड टाइप की एंथैल्पी है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये आपकी बुक में भी मिलेंगे ये सारी चीजें। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होगा? फ्यूजन का मतलब ये होगा जब किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम पर कितनी हीट चेंज हो रही है, उसे हम लोग एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। जैसे H2O सॉलिड से चेंजिंग इनटू किस में? H2O लिक्विड में। ठीक है, H2O सॉलिड से अगर H2O लिक्विड बन रहा है, कौन बच्चा अनम्यूट है भाई? कौन बच्चा अनम्यूट है? देवाशीष। हैं? देवाशीष जी, बेटा जी अपने आप को म्यूट कर ले, जब मैं बोलने के लिए बोलूं तब बोले आप प्लीज, क्योंकि ऐसा अगर करते हैं तो आप बार बार स्क्रीन पर बच्चों के सामने आप आते हैं, मेरा फेस नहीं आएगा। ठीक है, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, मतलब सॉलिड से जहां कहीं पर भी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो तो उस एंथैल्पी चेंज को हम लोग एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। इसे हम लोग डेल्टा एच फ्यूजन से दिखाएंगे। और अगर स्टैंडर्ड स्टेट में अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? अब बोलो, अगर यही चीज स्टैंडर्ड स्टेट में लिखी जाए तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। चौथी चीज दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कब होगा? जब लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहे हो? वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हो। ठीक है, लिक्विड से गैस वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हो, तब उस टाइम जो एंथैल्पी ऑफ चेंज होगा तो उसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। कि जब 1 मोल ऑफ लिक्विड जो है वो अगर आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे हम लोग एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। इसको दिखाएंगे डेल्टा एच वेपराइजेशन। ठीक है, फिफ्थ जो एनर्जी है दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। देखो मैं कह रहा हूं आसान चीजें बहुत है, सिर्फ कहीं पर क्वेश्चन में बोले तो आपको सिर्फ उसका मतलब पता हो कि सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, ताकि आप लोग रिएक्शन लिख पाए। सब्लिमेशन। अब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का मतलब क्या हो गया? सॉलिड टू कन्वर्जन। सब्लिमेशन कब होगा? जब सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा हो? डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा हो। मतलब जैसे हम लोग लें कि 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड सॉलिड का अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं, डेल्टा एच सब्लिमेशन। ठीक है, नंबर 6 की बात करें। नंबर 6 है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन क्या मतलब क्या होता है? एटोमाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी मॉलिक्यूल को एटम्स के अंदर तोड़ रहे हैं तो उस टाइम जो एनर्जी चेंज हो रहा होगा उसे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं जैसे कि भैया H2 कोई गैसियस मॉलिक्यूल है, अगर मैं उसे उसके गैसियस एटम्स में तोड़ रहा हूं, अगर मैं उसे उसके गैसियस एटम्स में तोड़ रहा हूं, तो उस एनर्जी चेंज को हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं, डेल्टा एच एटोमाइजेशन। ठीक है, डेल्टा एच एटोमाइजेशन। हो सकता है कि आपको सिर्फ 80 लिखा मिले। चलो ऊपर
जिसने नहीं लिखा हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो। Yes. ले लीजिए, चले। बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या कि वन एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन में क्या होगा कि 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का 1 मोल, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस ब्रोकन इनटू तोड़ते हैं उसको किसमें, आइसोलेटेड एटम्स इन गैसियस फेस, कि गैस फेस में तोड़ा जाता है। एक चीज मेरी बात ये अपने याद रख लेना, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन में जो आप एटम्स को तोड़ते हो वो किस फेस में तोड़ा जाता है, गैस फेस में तोड़ा जाता है। ठीक है, अब कहता है एक है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसकी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात कर ली कि एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि भैया अगर कोई 1 मोल जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा हो तो उस टाइम जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। डेल्टा HR से इसको दिखाते हैं। नंबर 8 पर है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो आप लोगों ने 10th क्लास में न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा होगा। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब कब होता है न्यूट्रलाइजेशन, बताओ। डबल डिस्प्लेसमेंट है जी, न्यूट्रलाइजेशन कब होता है? Sir, when acid base react to give salt. जब एक एसिड और बेसिस जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन कर रहा हो तो उस टाइम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो समझ गए कि भैया जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन, One acid and base react to form salt and water too. हाँ, तो जब एक एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे होंगे तो उस टाइम पर जो एंथैल्पी चेंज हो रहा होगा उसे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। जैसे मैं कहूँ HCl एक्वस एक एसिड है, ठीक है, NaOH एक्वस एक बेस है, दोनों को मिलाया तो ये रिएक्शन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, H2O प्लस NaCl एक्वस। ठीक है, तो इस टाइम पर जो एनर्जी चेंज हो रहा होगा उसे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। डेल्टा H N से भी दिखा देता है या डेल्टा H NeUT से भी दिखा देता है। ठीक है, नोवा। नाइन्थ क्या है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन अगर किसी ने पढ़ा हो, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove ठीक है, किसी एटम में से सबसे लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं हम लोग। तो मैं यही बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो आयोनाइजेशन में क्या किया जाएगा, आयोनाइजेशन में एक गैसियस एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो उस टाइम पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे डेल्टा H आयोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है जी, अरे बोलो। अब उसके बाद है पांचवा, सॉरी Yes, sir. 10वां जो है दैट इज क्या, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ करता हूं सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन लीजिए, नितेश अग्रवाल जी लिख लिया? चलो भाई नीचे, अरे बोलो। Yes, sir.
अब एंथैल्पी ऑफ Yes, सॉल्यूशन sir. का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब ये होता है Yes, sir. जब आप किसी 1 मोल सोल्यूट को वाटर में डिसॉल्व करते हो या सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो वो क्या बनता है? जैसे NaCl को, NaCl सॉलिड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा? H2O एक्सेस। तो वो क्या बनाएगा? NaCl एक्वस बनाएगा। अब यहाँ पर ये चीज याद रखनी है आपको, ये चीज देखो क्या याद रखना है कि सॉलिड जो है जब आप उसे वाटर में मिलाओगे तो वो एक्वस बनाएगा। क्या बनाएगा? एक्वस बनाएगा। ठीक है, NaCl एक्वस बन जाएगा। Aqueous. सॉलिड से H2O में मिलाया तो NaCl एक्वस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्वस। मैं यहाँ पर लिख सकता था NaOH प्लस HCl, लेकिन मैं नहीं लिखा। मैं क्या लिख रहा हूँ? NaCl सॉलिड को जब H2O एक्सेस में मिलाया तो वो NaCl एक्वस बन जाएगा। इसे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, डेल्टा H सॉल्यूशन। चले? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब कोई और बची है तो मैं एक बार Yes, देख लेता sir. हूँ। एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर अब अपनी बुक में जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा जैसे KCl सॉलिड है, अगर आप उसे एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हो, आपको बुक में ऐसा लिखा मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा? KCl एक्वस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? KCl एक्वस। उस टाइम पर जो एंथैल्पी चेंज हो रहा होगा उसे हम लोग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, फॉर्मेशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, एटॉमाइजेशन हो गया, आयोनाइजेशन हो गया। अब आयोनाइजेशन में एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, यहां पर। ठीक है, आयोनाइजेशन में एक एग्जांपल और ले रहा हूं कि मेरे को Na नहीं मिला, मेरे को HCl मिल गया। क्या मिला? HCl गैस। तो अगर आप उसे एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हो आयोनाइजेशन में, तो वो किस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। ठीक है, तो ये आपका आयोनाइजेशन। ये भी मतलब जब कोई मॉलिक्यूल आयंस के अंदर टूट जाए तो उसे भी आप लोग एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ही बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग करते हैं आगे। सर यहाँ पे इसमें सॉल्यूशन में भी तो चेंज हो रही है। क्या? सॉल्यूशन में तो एक्वस में चेंज हो गया, आयंस में नहीं टूटा है वो। ठीक है, वो देखो यहाँ पर देख, ये देख, ये किस में है? गैस में है। ये किस में है? सॉलिड में है। दिख रहा है? यस सर। जब किसी गैस को एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते हो तो आयंस के अंदर टूट जाएगा। क्योंकि देखो एक बात आपने पढ़ी हो, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है या इलेक्ट्रॉन देना है तो वो किस स्टेट में होना चाहिए? वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, एक आता है, कितना नंबर है अब? यस सर। 10 हो गया? 11। ठीक है, 11th है एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में चेंज हो रही हो तो उसे एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। जब एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में चेंज हो रही हो तो उसे एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि सी ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट अगर कार्बन डायमंड में चेंज हो रहा है तो उसे एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा H ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, अगर मान लीजिए सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर है,
एक एलोट्रोपिक फॉर्म है सल्फर की, मोनोक्लिनिक सल्फर, और वो सल्फर रोम्बिक में चेंज हो रही है। रोम्बिक भी एलोट्रोपिक, मतलब एक एलोट्रोपिक फॉर्म से अगर दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में चेंज हो जाए तो उसे एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक। 12th है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। सर ये मोनोक्लिनिक और रोम्बिक क्या है, एक बार दोबारा बता। मोनोक्लिनिक जैसे कार्बन की एलोट्रोप तूने पढ़ रखी ग्रेफाइट डायमंड, ठीक है, कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड में सर कन्वर्ट हो रहा हो तो उसे एक एलोट्रोप दूसरी एलोट्रोप में बदल गई। उसी तरह सल्फर की एलोट्रोप फॉर्म है मोनोक्लिनिक सल्फर और रोम्बिक सल्फर। अगर मोनोक्लिनिक सल्फर रोम्बिक सल्फर में चेंज हो रहा है तो उसे भी एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। एलोट्रोप नहीं पता क्या बच्चा? सर पता है। अच्छा, आप ये सल्फर के एलोट्रॉप्स हैं? है जी, सर ये सल्फर के एलोट्रॉप्स हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। अगला है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कि आप क्या ऐड करोगे? आप हाइड्रोजन ऐड करोगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कि आप हाइड्रोजन ऐड करोगे। जैसे मैं कहूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो अगर आप लिखो तो क्या बनेगा? C2H4। मैं इसमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जोड़ देता हूं। इतना तो 10th क्लास में पढ़ लिया होगा, इसका नाम क्या होता है? इथीन। अगर आप इसमें दो हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? CH3CH3, क्या हो गया? इथेन। तो इस तरह से जब आप हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो उसे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, दैट इज डेल्टा H हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, ओके सर। ओके। एक चीज और है यस सर। लास्ट, दैट इज क्या? 13th। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके दिमाग में जो भी चीजें चल रही हैं वो सारी दूर होते जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बशर्ते कि आपकी कैलकुलेशन जो है वो अच्छी है। हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। देखिए हाइड्रोजिनेशन मतलब था हाइड्रोजन को ऐड करना, हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2O को हम लोग ऐड करें। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? जैसे CuSO4 सॉलिड है, CuSO4 सॉलिड है, अगर आप उसमें मैं 5H2O में उसमें ऐड कर देता हूं तो वो CuSO4.5H2O बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये अनहाइड्रस था, मतलब एक बिना पानी वाले को, एक अनहाइड्रस वाले को अगर आप हाइड्रेटेड में चेंज कर रहे हैं तो उस टाइम पर जो एंथैल्पी होगी उसे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जब एक अनहाइड्रस कंपाउंड जो है वो आपका हाइड्रेटेड कंपाउंड में चेंज हो रहा होगा तो उसे आप लोग एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। चलूं आगे? यस सर। ओके, यस सर। अब हम लोग अपने एक ला पर आते हैं, उसके बाद यस सर। हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पेपर में हो सकता है कि आपसे इस ला की स्टेटमेंट पूछी जाए, लेकिन मैं नहीं मानता कि पेपर में इस ला की स्टेटमेंट पूछी जाएगी। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, क्या है? दैट इज हेसेस लॉ। हेसेस लॉ ऑफ constant heat summation। constant heat summation
कितने टाइम बचा हुआ है? 7 मिनट। 7 मिनट। नहीं सर 3 मिनट बच रहे हैं। 12:15 पे शुरू किया था, 12:15 से 12:55। 5 पे ओवर होगा ना? सर अभी 8 मिनट बच रही है। ओके, अब हैसेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन हम लोगों को क्या कहता है? देखिए, मैं कहता हूं, देखो आप लोगों को बोला जाए कि आप लोगों को ए से और डी पर जाना है, ठीक है? एक रिएक्शन में हम लोगों ने ए से क्या बनाया, डी बनाया। इस टाइम पर जो एंथैल्पी है दैट इज डेल्टा एच नॉट एफ। ठीक है, मेरी बात ढंग से सुनना, क्योंकि इस बात में ही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट अगर ये बात ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक रिएक्शन है ए से डी बनाने की, उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है दैट इज क्या, डेल्टा एच नॉट एफ। ठीक है, अब कहता है कि मैंने इस एक बार तो ए से डी बनाया, लेकिन अब की बार मैंने क्या किया, पहले मैंने ए से बी बनाया, फिर मैंने बी से सी बनाया, फिर मैंने सी से ई बनाया, फिर मैंने ई से एफ बनाया, फिर मैंने ई से एफ से क्या बनाया, डी बनाया। ठीक है, एक बार तो आपने क्या किया कि एक बार तो आपने सीधा ए से डी बना दिया, फिर आपने क्या किया, ए से पहले बी बनाया, बी से फिर सी बनाया, सी से फिर ई बनाया, ई से फिर एफ बनाया, और एफ से फिर क्या बनाया, डी। मैं कहता हूं इसकी जो एंथैल्पी है दैट इज डेल्टा एच नॉट 1, इसकी जो एंथैल्पी है दैट इज डेल्टा एच नॉट 2, इसकी जो एंथैल्पी है दैट इज डेल्टा एच नॉट 3, इसकी जो एंथैल्पी है डेल्टा एच नॉट 4, इसकी जो एंथैल्पी दैट इज डेल्टा एच नॉट 5। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप कुछ बच्चे समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे आप एक स्टेप सर में चले जाओ, चाहे आप एक स्टेप में चले जाओ, और चाहे आप कई स्टेप में जाओ, मतलब 2 स्टेप में जाओ, 3 स्टेप में जाओ, 4 स्टेप में जाओ, 10 स्टेप में जाओ, चाहे आप एक स्टेप में चले जाओ और चाहे आप कई स्टेप में जाओ, टोटल जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, मैं चाहे ए से डी बना लूं, चाहे मैं, या फिर मैं ए से बी से सी, सी से ई से एफ से डी में जाऊं, टोटल एंथैल्पी चेंज जो है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व या एब्जॉर्ब जो भी है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब यहां से सीधा सीधा है कि डेल्टा एच नॉट एफ जो है वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, डेल्टा एच नॉट 1 प्लस डेल्टा एच नॉट 2 प्लस डेल्टा एच नॉट 3 प्लस डेल्टा एच नॉट 4 प्लस डेल्टा एच नॉट 5। मेरी बात समझ गए होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूं। क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो रही हो, चाहे वो मल्टी स्टेप में हो रही हो, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व और एब्जॉर्ब जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये कौन बच्चा अनम्यूट है? हिमांशु शर्मा। हिमांशु शर्मा प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि अकॉर्डिंग टू दिस, हिमांशु शर्मा। म्यूट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the total amount of heat, the total amount of heat evolved और एब्जॉर्ब, बाहर निकल रही हो या फिर एब्जॉर्ब हो रही हो, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट, इसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इज सेम, वो सेम रहेगी whether the reaction takes place in single step
और इन ए नंबर ऑफ स्टेप्स, चाहे वो रिएक्शन एक स्टेप में हो रही हो चाहे वो कई स्टेप्स में हो रही हो, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो। नो राइट डाउन सर। नहीं किया हो तो एक बार राइट डाउन कर लीजिए। अरे कौन बच्चा है? आशीष जांगड़ा जी, आप पागल है क्या? आपको सुन नहीं रहे थे देर से? यहां तक राइट डाउन कर लिया हो तो आगे चलो। यस सर। अभी 2 मिनट बची हुई हैं, 2 मिनट से पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वो एग्जांपल देखना, आप समझ जाएंगे उस एग्जांपल से। मैं क्या कहता हूं कि मैंने क्या कहा कि भैया C+O2 चेंजिंग इनटू CO2, इस टाइम इसकी जो एंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा H01 है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस चेंजिंग इनटू CO2 गैस। ठीक है, अब क्या किया गया, कार्बन सॉलिड में एक ऑक्सीजन नहीं जोड़ी, पहले हाफ ऑक्सीजन जोड़ी, तो हाफ O2 जोड़ने के बाद वो क्या बना, CO गैस बना, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस टाइम जो एंथैल्पी चेंज हुआ दैट इज डेल्टा H02। ठीक है, फिर उस CO गैस में हाफ ऑक्सीजन फिर से जोड़ी गई, उस टाइम पर फिर क्या बन जाएगा, वो CO2, और इस टाइम पर जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज डेल्टा H03। अब आप इस रिएक्शन में बता सकते हैं क्या होगा, हेसेस लॉ अगर आप इस पे लगाएंगे। अगर आप हेसेस लॉ इस पे लगाएंगे तो आप क्या कह सकते हैं, C+O2 से डायरेक्ट CO2 बन गया, एक में C प्लस हाफ O2 से CO बना, फिर CO प्लस हाफ O2 से क्या बोल सकते हैं, डेल्टा H01 इक्वल टू डेल्टा H02 प्लस डेल्टा H03, ये हो जाएगा। 3। ये हेसेस लॉ हम लोगों ने लगा दिया। ओके, अब Yes, यार कोई बच्चा sir. को यस सर। यार पता है आशीष जांगड़ा जी, लास्ट टाइम भी बेटा आप इतना तो आप लोगों को बच्चा पता चलता होगा कि स्क्रीन की ब्राइटनेस कम हो रखी है, स्क्रीन की ब्राइटनेस ज्यादा हो रखी है। आई डोंट नो, मेरे को तो लैपटॉप में पता चल जाता है। ठीक है, चलिए, आपको ये चीज समझ में आ गई जो मैंने अभी लिखी थी, क्योंकि आप लोग लीव कर गए थे, है ना? मैंने क्या बोला यहाँ पर, देखिए सर, आ गई। कार्बन पे C+O2 CO2 बन गया, तो उस टाइम पे डेल्टा H01 है एंथैल्पी। उसके बाद उसी रिएक्शन को स्टेप में किया गया, क्या किया गया, पहले हाफ ऑक्सीजन ऐड की CO बना, फिर हाफ ऑक्सीजन ऐड की CO2 बना। तो पहले तो यहाँ रिएक्शन एक ही स्टेप में हो गई, फिर उसको 2 स्टेप में किया गया, तो डेल्टा H01 बराबर होगा डेल्टा H02 प्लस डेल्टा H03 अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है, अब मैं आता हूं पहले क्वेश्चन पे आज के। चलो, तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग लिखते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूँ बहुत आसान है, मैं बाद में तो हम लोग उसको शॉर्ट तरीके से कर पाएंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा लॉन्ग बताऊंगा आपको। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of CH4
देखिए जो क्वेश्चन कराया जाए उस क्वेश्चन में जहां कहीं पर भी आपको डाउट आए वो मेरे को बता देना कि सर जी ये डाउट आया इस क्वेश्चन को, ठीक है। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये आपको डाटा गिवन है जो मैं अब लिख रहा हूं। इस डाटा से आपको मीथेन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डाटा क्या दे रखा है, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, सॉरी हाफ O2 नहीं, O2 गैस चेंजिंग इनटू CO2 गैस, और इसका डेल्टा H0 दिया गया है -393.5 किलो जूल पर मोल। दूसरा H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस चेंजिंग इनटू H2O लिक्विड, डेल्टा H0 दिया गया है -285.8 किलो जूल पर मोल। तीसरी जो इक्वेशन दी गई है दैट इज CH4 गैस प्लस 2O2 गैस changing into CO2 gas plus 2H2O liquid। डेल्टा H0 दिया गया है -890.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है। मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको। आपने ये क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया हो तो एक बार बोल देंगे कि सर हमने राइट डाउन कर लिया। यस सर। सर Yes, sir. अब कोई भी नहीं लिखेगा, सिर्फ इस क्वेश्चन को समझेंगे पहले, इस क्वेश्चन को समझने के बाद फिर उतारेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इन क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि हम लोगों का एम क्या है, हम लोगों को क्या चीज निकालनी है उसको लिखेंगे। हम लोग क्या निकालना है, हम लोगों को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो सबसे पहला जो एम है आपका, आप वो लिखेंगे कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को CH4 की फॉर्मेशन चाहिए, कि CH4 की फॉर्मेशन में जो एंथैल्पी यूज होगी मेरे को वो चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं, आपको ये चीज चाहिए, Yes. ठीक है। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही जब आप लोग पढ़ना शुरू किया था एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए आपको इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। मेरी बात सुन लेना ढंग से। CH4 गैस मीथेन गैस बनानी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना चाह रहा हूँ। किस किस से बनेगी, अगर आपको याद हो तो कल का लेक्चर, किस किस से बनेगी, कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन से, Carbon, hydrogen. बनेगी हाइड्रोजन से, ठीक है। कार्बन कैसा, सॉलिड, हाइड्रोजन कैसा, गैस। कितनी हाइड्रोजन लगेंगी, 2 हाइड्रोजन लगेंगी। यहां तक की बात किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ये इक्वेशन आप लोगों को हो सकता है पेपर में लिखी मिल जाए और हो सकता है पेपर में लिखी ना मिले, आपको लिखनी पड़े। सिर्फ लिख देगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, तो आपको ये वाला हिस्सा जो है ना बेटा वो खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी आपको पढ़ाई गई थी कि आपको उसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जानी कहीं पर, सिर्फ आपको उसका मतलब पता होना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। ओके, अब देखिए इस इक्वेशन को मैं नाम दे दिया मैंने 1। मेरी बात ढंग से सुनना, ये जो पहली इक्वेशन क्वेश्चन में लिखी थी इसको मैंने नाम दे दिया 2। सेकंड जो इक्वेशन लिखी गई थी इसको मैंने नाम दे दिया 3। थर्ड जो इक्वेशन लिखी गई उसको इक्वेशन नंबर नाम दिया 4। दे सकते हैं ऐसे, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब करना क्या है, आंसर लेके आने के लिए करना क्या है, आपको ये इक्वेशन लेके आनी है, ये वाली जो मैंने एम लिखा है ना, ये एम लेकर आना है।
आपको इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से आपको ये इक्वेशन लेकर आनी है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इस इक्वेशन में सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए, अरे बोलो भाई। कार्बन। कार्बन चाहिए। कौन सी इक्वेशन में ऊपर उन तीनों में से कार्बन? सर फर्स्ट इक्वेशन में। मतलब आपकी जो मानी गई इक्वेशन सेकंड में है। ठीक है, और एक ही कार्बन चाहिए, और एक, मेरी बात सुन लेना ढंग से, एक ही कार्बन चाहिए, एक ही कार्बन है। जिस साइड में चाहिए, रिएक्टेंट साइड में चाहिए, रिएक्टेंट साइड में ही है। फिर से बोल रहा हूं, एक ही कार्बन चाहिए, एक ही है इसमें, रिएक्टेंट साइड में चाहिए था, रिएक्टेंट साइड में ही है। इसलिए इक्वेशन 2 को मैं एज इट इज लिख दूंगा। इक्वेशन 2 को एज इट इज जैसे है वैसे के वैसे लिख दूंगा, क्योंकि मेरे को वो जैसी चाहिए वैसे की वैसी उसमें है। C प्लस हाफ O2, सॉरी C प्लस हाफ O2 लिख दिया फिर से मैंने। ठीक है, C प्लस O2 चेंजिंग इनटू CO2 गैस। डेल्टा H नोट की वैल्यू भी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज क्या चाहिए बताओ, सेकंड चीज क्या चाहिए, H2 हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन। चाहिए, 2 दो 4 चाहिए। आपके पास यहाँ पर कितना गिवन है, 1 2 यहाँ पर 2 1 मोल गिवन है, कितना मोल चाहिए, 2 मोल चाहिए ना। यस सर। यस हाँ, उससे मल्टीप्लाई कर अब देंगे। मैं करूंगा क्या, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 2। इक्वेशन 3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, 2H2 गैस चेंजिंग प्लस हाफ O2 है, क्या हो जाएगा, O2 गैस चेंजिंग इनटू 2H2O लिक्विड। अब आप लोगों को स्टार्टिंग में ये चीज पढ़ाई गई थी कि अगर आप किसी इक्वेशन को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हो, किसी फैक्टर से, तो उसका डेल्टा H जो है वो भी उस चीज से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -285.8 इंटू मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 6175 -571.6 किलो जूल पर मोल। मेरे से ज्यादा आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बोल देना। अब ऊपर वाला जो एम है उसके लिए आपको एक चीज और चाहिए, कौन सी चाहिए बताओ, CH4 ऊपर वाला जो एम है उसके लिए एक चीज और चाहिए, क्या चाहिए, CH4 CH4 चाहिए। ये चाहिए जी, ये किस साइड में चाहिए, एक साइड सर, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साइड में चाहिए। प्रोडक्ट अब आप ऊपर वाले इक्वेशन में डाटा दे रखा है, CH4 इस इक्वेशन में गिवन है, लेकिन ये रिएक्टेंट साइड में गिवन है, मेरे को चाहिए किसमें, प्रोडक्ट साइड में। तो इक्वेशन को क्या कर दूंगा, रिवर्स रिवर्स कर दूंगा। रिवर्सिंग इक्वेशन 4 को रिवर्स कर दो। रिवर्स करते क्या होगा, CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड changing into CH4 gas plus 2O2 गैस। और अगर आपने बताया था कि अगर आप किसी इक्वेशन को रिवर्स करते हो तो डेल्टा H की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ साइन उसका चेंज साइन होगा, रिवर्स हो जाएगा, माइनस साइन में है चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 890.
ठीक है भाई, ओके। अगर आपको ये बातें समझ में आई हो तो थोड़ा सा आगे चलता हूं मैं एक बार। अब यहां पर देखिए, अब आपको जो चाहिए वो मिला या नहीं मिला चेक कर लेते। एक इक्वेशन में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एक रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कोई चीज सेम हो तो वो कैंसिल हो जाती है। एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये, दो ऑक्सीजन है तो इधर भी दो ऑक्सीजन है, कैंसिल हो गया। 2H2O से 2H2O कैंसिल हो गया, CO2 से CO2 कैंसिल हो गया, क्योंकि हम लोगों को अब ये तीनों इक्वेशन जोड़नी है। क्या बचा रिएक्टेंट साइड में? कार्बन सॉलिड बचा, और क्या बचा? 2H2 बचा। प्रोडक्ट साइड में सिर्फ क्या बचा? CH4। आ गई, आपका एम आ गया ना। तो डेल्टा H नोट R क्या हो गया आपका, या डेल्टा H नोट F क्या हो गया? -393.5 -571.6 प्लस 890.3। सॉल्व करके बताइए कितना आता है। सिर्फ इसको सॉल्व करना अभी, चलो मैं कर लेता हूं। 393.5 माइनस, सॉरी 393.5 प्लस 571.6 माइनस 965.1 प्लस 890.3। तो 965.1 माइनस 890 -7 कितना आ जाएगा? -74.8 किलो जूल। 8 यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, ओके। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? yes sir यस सर। yes sir एक बार दूसरे, खुशी रावत अभी भी ज्वाइन नहीं हो पाई क्या? नो सर अभी उसने मैसेज किया फिर से कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेगा। जो बच्चा ज्वाइन नहीं कर पाए वो रिकॉर्डिंग देख लेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं रब कर रहा हूँ इस पूरे को। यस सर। ओके। इसमें काफी टाइम लग जाएगा इसको रब करने में। एक सेकंड, मेरे को दोबारा से लिखनी पड़ेंगे अगर रब नहीं करता हूँ। चलो ठीक है। दूसरी जो चीज है, सेकंड जो मेथड है वो सेकंड मेथड देखते हैं। सबसे पहले देखो, एम तो आपको लिखना ही है, उससे आप नहीं बच सकते। एम तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि एम लिखोगे तभी आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। एम तो आपको अभी आ ही रही है दिक्कत, एक सेकंड रुको।
सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक आई थिंक मैं शायद डिस्कनेक्ट हो गया था मेरे हिसाब से। अब स्क्रीन सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। स्क्रीन सबको क्लियर होगी और मेरी